नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। जयराम महतो क्यों खुश हैं? इनकी खुशी का राज क्या है? जयराम महतो ने आज एक ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने लिखा है अखबार के पहले पन्ने से, और प्रभात खबर का पहला पेज उन्होंने उसके साथ लगाया है। बहुत सारे हमारे दर्शकों ने देखा ही होगा कि प्रभात खबर के पहले पेज पर क्या है आज ऐसा कि जयराम महतो ने उसे पहले पेज पर लगाया और इतना खुश हैं कि उन्होंने अखबार के पहले पन्ने को ट्वीट किया है कि, और उसके साथ लिखा है कि अखबार के पहले पन्ने से, होना यह चाहिए था अखबार के पहले पन्ने पर। दरअसल पर होने की वजह से ट्वीट किया है। असली बात यह है कि आज प्रभात खबर ने जो सबसे पहली खबर अपने पहले पेज पर लगाई है वो जयराम महतो से बातचीत है। जयराम महतो का इंटरव्यू दीपक पांडे ने किया है। तोपचांची और रांची की डेडलाइन से लगा हुआ है। ये इंटरव्यू बहुत सारी बातें कहता है। कैसे इंट्रोड्यूस किया इस अखबार ने, प्रभात खबर ने, जो झारखंड का सबसे बड़ा अखबार है। भाषा और खातियान आंदोलन से उभरा एक चेहरा अब विधायक बन गया है। इस युवा चेहरे टाइगर जयराम महतो और उनकी पार्टी जेएलकेएम ने विधानसभा चुनाव में सबको चौंकाया। झारखंड की राजनीति की दिशा बदल दी। जयराम महतो खुद डुमरी से चुनाव जीते, हालांकि बिरमो से हारे, लेकिन उनकी पार्टी ने अप्रत्याशित प्रदर्शन किया। वहीं एनडीए गठबंधन को 1 दर्जन सीटों पर नुकसान हुआ। 3 सीटों पर जयराम की पार्टी दूसरे स्थान पर रही। तो आप समझ रहे हैं प्रभात खबर जयराम महतो को कैसे देखता है। यह इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आने वाले दिनों में प्रभात खबर की कवरेज में जयराम महतो को कितना तवज्जो मिलने वाला है, इसके संकेत इस इंट्रो से आपको मिल सकते हैं। एक, ये प्रभात खबर मानता है कि झारखंड की राजनीति की दिशा बदल दी है। दूसरी बात मानता है कि उनकी पार्टी ने अप्रत्याशित प्रदर्शन किया है। तीसरी बात मानता है कि एनडीए गठबंधन को 1 दर्जन सीटों पर नुकसान हुआ है जयराम महतो की वजह से। तो ये 2-3 चीजें जो प्रभात खबर जयराम महतो के बारे में मानता है कि सबको चौंका दिया है, राजनीति की दिशा बदल दी है। अब जिसने राजनीति की दिशा बदल दी हो उसका इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और इसीलिए मैंने कहा जयराम महतो इसीलिए खुश हैं कि प्रभात खबर के पहले पेज पर पहली खबर उनका इंटरव्यू है। तो इसमें जो है सवालों के जवाब जो हैं उनको समझने की जरूरत है, और उनको समझने की जरूरत इस लिहाज से है कि उनसे आप ये समझिए जयराम महतो की पॉलिटिक्स क्या होने जा रही है, वो कितना क्लैरिटी है उनको चीजों को लेकर के, कंफ्यूजन है या क्लैरिटी है। क्या वो पहले से दिमागी तौर पर, वैचारिक तौर पर बहुत स्पष्ट हैं कि उनकी राजनीति किस दिशा में जाएगी, या वहां पर कंफ्यूजन है, अभी चीजें साफ होनी उनके लिए बाकी हैं, या उनके लिए खुद उनको साफ करनी है। सामने का रास्ता धुंधला है, रास्ता बनाना है। और ये जो चुनाव के नतीजे आए हैं, ये नतीजे शायद जयराम महतो इसके लिए तैयार थे कि नहीं थे, ये इस इंटरव्यू से पता चलेगा। दरअसल जिस तरह की बात प्रभात खबर ने कही है, अगर इसके प्रकाश में इस इंटरव्यू में जो जवाब दिए गए हैं जयराम महतो के द्वारा उनको देखा जाए तो आपको निराशा हाथ लगेगी। उसकी वजह यह है कि राजनीति की दिशा बदलने का काम वही ताकतें कर पाती हैं जो राजनीतिक तौर पर बहुत क्लैरिटी के साथ अपना विजन रखती हैं। जो ये बहुत क्लैरिटी जिनको हो, ये सफाई हो, स्पष्ट हो कि आगे हमें किस तरफ चलना है, किसका साथ लेना है, किसका नहीं लेना है, किससे लड़ना है, किसको साथ लाना है, किससे बच के निकलना है, और अल्टीमेटली क्या करना है।
जैसे ये सवाल कि साहब रोजगार सबके लिए होना चाहिए, ये अल्टीमेट क्वेश्चन नहीं हो सकता है। ये जो एक आपका पूरा विजन है उसका एक हिस्सा हो सकता है, वो एक हिस्सा है ही। जमीनों का डिजिटलाइजेशन होना चाहिए रिकॉर्ड्स का, अगर मान लो इस तरह की बात होती है तो एक हिस्सा है, प्रशासनिक चीज है। आप कैसा समाज, कैसा प्रदेश बनाना चाहते हैं, उसकी क्लैरिफिकेशन है क्या? लोगों को रोजगार मिलेगा कैसे? मिनरल रिच स्टेट है, उसका इस्तेमाल कैसे हम अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए करें? इन सब बारे में कोई क्लैरिटी है क्या? चलिए देखते हैं। और इन्होंने पहला सवाल यह है कि चुनावी राजनीति कितनी मुश्किल लगी। आप भाषा और खातियानी आंदोलन की उपज है, फिर पार्टी बनाकर चुनाव लड़े, चुनावी राजनीति कितनी मुश्किल लगी। दरअसल कोई ऐसा बड़ा आंदोलन सच नहीं, चूंकि जो स्थितियां हैं, जिस तरह की चीजें हैं, उसमें सभाएं, ये सब चीजें हुई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि एक बड़ा आंदोलन खड़ा होता। और उसकी वजह यह रही कि तमाम तरह की आशंकाएं रही। जो मैं बात कह रहा हूं क्लैरिटी की बात, वो यही है, उन आशंकाओं का निवारण जब तक नहीं होता, एक साफ तस्वीर होती, तो फिर उसका असर ज्यादा हो। तो इन्होंने कहा कि साहब सारे धुर विरोधी राजनेता और राजनीतिक पार्टी के सारे दल एकजुट होकर साम दाम दंडभेद लगाकर जयराम महतो को रोकने के प्रयास में थे। ये जयराम महतो का जवाब है। डुमरी में एनडीए के 20,000 वोटों को इंडिया गठबंधन में तब्दील करा दिया गया, लेकिन जनता के लिए किए गए आंदोलन और ज्वलंत मुद्दों पर मुखर होने के कारण लोगों का विश्वास जीतने में मैं सफल रहा। चलिए ठीक है, सदन के अंदर आपकी क्या भूमिका होगी? विश्वास प्रस्ताव पर हेमंत सोरेन सरकार का समर्थन करेंगे या विरोध में मत देंगे? बहुत ही क्रिस्टल क्लियर सवाल है। छात्र, इनका जवाब है, छात्र के मुद्दे विस्थापन, पलायन, बेरोजगारी व अपनी पार्टी के मुद्दों के साथ खड़े रहेंगे। राज्य की बढ़ोतरी के लिए पॉलिसी, बेहतरी के लिए पॉलिसी रहेगी तो समर्थन रहेगा, नहीं तो अकेले सदन में मुद्दों पर संघर्ष जारी रखेंगे। तो अब राज्य की बेहतरी कौन तय करेगा? राज्य की बेहतरी के लिए है क्या है? भाई हेमंत ने अपना क्लियर कर रखा है कि ये चीजें हैं, इनके साथ है। दूसरी तरफ यहां मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि जो इनके जवाब में जो बच के निकल रहे हैं सवाल से, हेमंत की पार्टी ने, सुप्रियो भट्टाचार्य जो उनके जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने परसों चारा फेंका है। उन्होंने ये बात, ये उम्मीद की कि जो एक नौजवान जीत करके आया है, वो नौजवान सरकार के साथ सकारात्मक सहयोग करेगा। ये दरअसल एक प्रस्ताव है। उस प्रस्ताव पर जयराम महतो अभी हमें लगता है सोच विचार कर रहे हैं, इसलिए इस तरह का जवाब दिया। इंडिया व एनडीए गठबंधन के बारे में क्या सोच है? इन्होंने कहा 5 साल तक हम अकेले रहेंगे, बाद में परिस्थिति के अनुसार फैसला लिया जाएगा। सिद्धांत और सत्ता अलग विषय हैं। ये बड़ा अजीब सी बात कही है, सिद्धांत और सत्ता अलग विषय है। सिद्धांत से जनता का हीरो बन सकते हैं, लेकिन जनता के काम करने के लिए सत्ता जरूरी है। यह चुनाव सिद्धांत के साथ लड़ा गया है, लेकिन आज भी मैं सत्ता को महत्व नहीं देता। समय, पार्टी और जनता की मांग को देखते हुए जो निर्णय होगा किया जाएगा, फिलहाल या भविष्य के गर्भ में। सवाल दरअसल कुछ अलग है और जवाब जो है कुछ ऐसा है कि जो गड्ढमड्ड 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 गड्ढमड्ड। फिर सवाल हुआ, आपकी पार्टी 71 सीटों पर चुनाव लड़ी, 1 सीट मिली, इसे किस रूप में देखते हैं? तो इसका जवाब इन्होंने दिया है, चुनाव लड़ना व सत्ता सुख हमारा लक्ष्य नहीं था। तो चुनाव लड़ना लक्ष्य नहीं था, चुनाव लड़े क्यों? हम अपने सहपाठियों के साथ अधिकार की मांग को लेकर सड़क पर निकले थे। संघर्ष, बलिदान, यातना और आंदोलन के बल पर यहां तक पहुंचे हैं। विरासत में जो आंदोलन मिला था, आज वह जनता के विश्वास के रूप में दिख रहा है। कौन सी विरासत? ये क्लियर करना चाहिए। किस विरासत से आप अपने को जोड़ रहे हैं? क्या वो निर्मल महतो की विरासत है या विनोद बिहारी महतो की विरासत है, शिबू सोरेन की विरासत है? किसकी कौन सी विरासत है? जयपाल मुंडा की विरासत है? किस विरासत से आप अपने को जोड़ रहे हैं, वो बताना, और वो जरूरी है। या फिर आप मानते हैं कि आपने जो कुछ किया है वही विरासत है, उससे पहले का सब जीरो था। डुमरी में आपको बड़ी चुनौती मिली, बेरमो में दूसरे स्थान पर रहे।
डुमरी की जनता भ्रष्टाचार के मकड़जाल से मुक्ति चाहती थी, जिसे हमने लोकसभा चुनाव के दौरान करीब से देखा था। ये जवाब है इनका। बिरमो में हमने अंतिम समय चुनाव लड़ने का मन बनाया, जिसके कारण वहां ढंग से तैयारी नहीं हो पाई, समय के अभाव में सभा नहीं कर पाया, इसलिए इसका असर पड़ा। चलिए ठीक है, ये तो ऐसे ही सवाल है। फिर एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है जो चर्चा में है। एनडीए की हार की बड़ी वजह आपकी पार्टी के प्रदर्शन को बताया जा रहा है। आपने वोट काटने का काम किया है। इस सवाल पर उन्होंने कहा, वोट काटने वाला 11 लाख वोट नहीं ला सकता। ये बात सही है, बिल्कुल सही बात है। और यहां मैं कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को, अपने मित्रों को जो यहां जुड़े हुए हैं, कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिन 8 सीटों पर जयराम महतो के लोगों ने चुनाव लड़ा था, और तब सब अलग अलग चुनाव चिन्ह पर थे, तो उस समय उनको 8 लाख से ज्यादा वोट उन 8 सीटों पर मिले थे। जो अब वो चुनाव लड़े, अब वो बढ़ करके 11 लाख से ज्यादा हो गए। ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जयराम महतो की है। और पिछली बार वो सिर्फ 3 सीटों पर 1.5 लाख से ज्यादा, और अगर जयराम महतो की बात करें तो उन 3 में से एक पर 3.5 लाख वोट, 3,47,000 वोट जयराम महतो को मिले थे। इस बार उन्होंने वहां पर एक सीट जीत ली, और वो सीट जो जीती है, उस सीट पर लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने जबरदस्त बढ़त बनाई थी। तो ये बात उन्होंने कही कि वोट काटने वाला 11 लाख वोट नहीं ला सकता। एनडीए व आजसू ने मिलकर मेरे वोट में सेंधमारी की है, इन्होंने उल्टा आरोप लगा दिया है। जनता के विश्वास व झारखंडी जनमानस के मुद्दों की ताकत पर हमने चुनाव लड़ा। जंग के मैदान में सभी जीतने के लिए उतरते हैं, हारने पर किसी के सिर पर ठीकरा फोड़ने से कोई ताकतवर नहीं कहलाता है। ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी पर इनका कटाक्ष है। एक बात मैं आपको बताऊं कि ये बात बिल्कुल सही है, जो आंकड़ा जो कह रहा है, वो आंकड़ा, मैं उनको वोट कटुआ नहीं कहता हूं। वोट कटुआ में जीत की संभावना नहीं होती, वो सिर्फ वोट काटने के उससे खड़ा होता है। यहां पर 2-3 कैंडिडेट्स ऐसे इनके थे जो जीत की संभावना वाले भी थे, और ये माना जा रहा था हो सकता है जीत जाए। जैसे सिल्ली का कैंडिडेट, ठीक है, वो बहुत पीछे रहा, 41-42 हजार वोट पाया। जैसे मांडू में, जैसे आपका टुंडी में, कई जगह पर इस तरह कैंडिडेट्स थे जिनके बारे में यह माना जा रहा था कि ये चुनाव जीत भी सकते हैं। तो ये बात वो सही कह रहे हैं। इस चुनाव में जो जनादेश आपको मिला, वह आजसू के विकल्प के रूप में लोग देख रहे हैं। ये सवाल बहुत ही मौजूद है। दरअसल सारे लोग मान के चल रहे हैं, मैं भी ये मान के चल रहा हूं कि सुदेश महतो को जयराम महतो ने रिप्लेस कर दिया है झारखंड की राजनीति से। सुदेश महतो के लिए चुनौती बहुत बड़ी है अपने को बनाए रखने के लिए। अगर वो चुनाव खुद नहीं हारते तो इतनी बड़ी चुनौती नहीं होती, लेकिन खुद चुनाव हार गए, उनकी पार्टी बुरी तरह से हार गई, और सिर्फ एक सीट जीत पाई मांडू की, जहां पर वो जीत का जो मार्जिन है वो ऐसा है कि क्या कहा जाए, उसे जीत और हार एक जैसा है। तो सुदेश महतो के लिए सबसे बड़ा तात्कालिक चैलेंज जो अभी दिखाई दे रहा है इस पार्टी की वजह से, वो ना तो हेमंत सोरेन को है, ना भारतीय जनता पार्टी को है। वो सबसे बड़ा चैलेंज सुदेश महतो को है। तो इन्होंने कहा है कि आजसू पार्टी और जेएलकेएम में जमीन आसमान का फर्क है, विकल्प की राजनीति नहीं करने आए हैं हम। और एक बात और कह रहे हैं, हमारी पार्टी बिल्कुल नई है, हम अपने को सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट का चुनाव लड़ रहे थे, अन्य को सिर्फ विधायक बनना था। आजसू पार्टी व जेएलकेएम में जमीन आसमान का फर्क है, विकल्प की राजनीति नहीं करने आए हैं। यहां दरअसल कंफ्यूजन लगता है, ये विकल्प की ही राजनीति है कि आप सरकार बनाने के लिए खड़े हैं कि भाई मैं मुख्यमंत्री का चेहरा हूं, जैसा आपने स्वीकार किया, 73 सीटों पर या 71 जो भी सीटें थी उन पर चुनाव लड़ रहा हूं, सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही थी ये पार्टी, तो हम बनाएंगे सरकार। तो ये तो है, और यही विकल्प की राजनीति होती है कि जो मौजूदा चीजें हैं उनके विकल्प के तौर पर हम खड़े। तो ये तो साफ साफ कहना पड़ेगा कि विकल्प की राजनीति करना चाहते हैं। ये कह करके हम विकल्प की राजनीति के लिए नहीं आए हैं, तो कौन सी राजनीति के लिए आए? भाई कौन सी राजनीति के लिए आए?
आप आए इसीलिए हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी जो कुछ कर रही है और जेएमएम जो कुछ कर रहा है, दोनों गठबंधन जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है और आप इन दोनों का विकल्प देना चाहते हैं। नेक्स्ट है, झामुमो सत्ता में था, निरंतर आपने सवाल, संघर्ष और आंदोलन किया, आगे क्या रणनीति है? तो उन्होंने कहा, प्रदेश के चुनाव में जनादेश को सम्मान है, सदन में आज भी वही मुद्दे होंगे, सदन के बाहर गांव के खेत खलिहान से लेकर मॉल और दुकान तक संगठन मजबूत होगा, लेकिन आंदोलन, संघर्ष और मुद्दों से समझौता नहीं करते हुए सरकार से मांग मनवाने की रणनीति होगी। यहां भी गोलमोल है और इसमें कहीं ना कहीं छिपा है कि सरकार के साथ थोड़ा मामला ठीक रहेगा। चुनाव में चारों ओर से आर्थिक मदद मिली, विदेशों से भी मदद मिली है, चुनाव आयोग ने जांच का आदेश दिया है। ये भाई मुझे भी नहीं पता था, ये सवाल बहुत जबरदस्त है। चुनाव के लिए सरकार ने निर्धारित राशि तय की है, फॉर्म लेने से लेकर खर्च का विवरण उसमें शामिल है। जयराम महतो का ये जवाब है। आर्थिक रूप से कमजोर पार्टी अध्यक्ष चुनाव कहां से लड़ते हैं, इसलिए हमने सोशल मीडिया पर ओपन टू ऑल से सहयोग मांगा। जो जहां था उसने क्यूआर कोड के माध्यम से सहयोग दिया, जिसे हमने सोशल मीडिया पर डाला, जिसे देख विरोधी जांच की मांग करने लगे। जांच करे, सच सामने आ जाएगा। तो ये बात सही है। ये सवाल भी उठता है कि जयराम महतो की फंडिंग किसने की। कई लोग कहते हैं कि साहब ये एनडीए ने की, बीजेपी ने की, कुछ कहते हैं जेएमएम ने की, और कुछ कहते हैं कि सिलेक्टिव सीटों पर अलग अलग पार्टियों ने की। और इसमें एक चीज और निकल के आई कि विदेशों से भी मदद मिली है। तो अब वाकई ये बड़ा सवाल है, इसका जांच होना चाहिए। फिर 1932 का खातियान और 27% ओबीसी आरक्षण पर आपका क्या स्टैंड है? तो इनका कहना है 32 का खातियान और 27% ओबीसी आरक्षण जन भावना से जुड़ा मुद्दा है, सदन में यह पारित नहीं होने तक गूंजेगा, उसमें जो अवरोधक बनेंगे उसे जनता सबक सिखाएगी। 27% वाला तो सदन में पारित हो चुका है, तो इनको केंद्र से कहना चाहिए कि उसको स्वीकार करे और उसको रोके नहीं। आपकी नजर में एनडीए की हार की वजह क्या है? अब ये सवाल बहुत कुछ जयराम महतो के बारे में बताने वाला है कि इसका जवाब क्या देते हैं। इन्होंने कहा एनडीए अपना चुनाव खुद हारा है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मारी। यानी ये बता रहे हैं कि एनडीए चुनाव क्यों हारा है। माननीय मुख्यमंत्री असम हिमंता बिस्वा शर्मा जी भाजपा के एक महज पंचायत अध्यक्ष की नाराजगी को ठीक करने के लिए उड़न खटोला का इस्तेमाल कर पहुंच जाते थे, लेकिन झारखंडी जनता की नाराजगी के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने 1932, 27% आरक्षण, नियोजन नीति, सरना धर्म कोड, पलायन, रोजगार सृजन आदि जैसे मुद्दों पर मुखर न होकर घुसपैठियों को मुद्दा बनाया, जो झारखंडी जनमानस के विपरीत था। इनका ये तो सही है, आइडेंटिफिकेशन तो सही है, लेकिन इस सवाल का जवाब देना बहुत कुछ शो करता है जयराम महतो के बारे में और उनकी थॉट प्रोसेस के बारे में। नेक्स्ट है, हेमंत की वापसी की एक बड़ी वजह बताएं। यह सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझना चाहिए। जो आपकी नजर में बेहतर था, एक वजह, तो इन्होंने कहा बेहतर तो कुछ हुआ नहीं, सुदूर गांव में रहने वाले झारखंडी आर्थिक रूप से कमजोर हैं। यह सत्ता पक्ष ने चुनाव में आने के लिए हिटलर की तर्ज पर कैश योजना को कल्याणकारी योजना का मोड़ देकर भुनाने का काम किया। ये जो समझ है, जैसे आपने भाजपा के लिए जो समझ दिखाई, वो समझ हेमंत के उस पर जवाब देने के लिए, जेएमएम को जवाब देने के लिए, वो समझ का अभाव इसमें दिखता है। आपकी चुनावी पहचान एक खास वर्ग और खास इलाके में ही बन पाई है। इसके सवाल के जवाब में कहते हैं, हमारी पार्टी में जो लोग सवाल करते हैं, वे हमारी पार्टी से जो लोग सवाल करते हैं, इस चुनाव में इंडिया व एनडीए गठबंधन से क्यों नहीं किए। दोनों पार्टियों ने जल जंगल जमीन में रहने वाले लोगों के बीच एक लकीर खींचकर तनाव का माहौल बना दिया। सभी बूथों की समीक्षा करने के बाद पाया कि हम सभी समुदाय, जाति, वर्ग का मत लेने में सफल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी पलामू से चुनाव क्यों नहीं लड़े, जहां अल्पसंख्यक नहीं है। वहां कांग्रेस ने चुनाव क्यों नहीं लड़ा, जहां शहर नहीं है। अब ये फैक्चुअली गलत बातें कह देते हैं। दरअसल कांग्रेस तो बोकारो में जीती, कांग्रेस धनबाद में भी लड़ी, कांग्रेस जमशेदपुर में भी लड़ी, कांग्रेस रांची की हटिया सीट पर भी लड़ी, कांके सीट भी शहरी सीट है, उस पर भी लड़ी और जीती भी। तो ये कहना कि शहरी सीटों पे ये इस तरह की चीजें, दरअसल एक वही मैं कह रहा हूं कि बहुत क्लैरिटी, चीजों पर एक बारीक निगाह, क्या चल रहा है। और अगर ये समझ से सामने आ रहा है, जो जो जयराम महतो की समझ है राज्य को लेकर के, अगर उससे चीजें सामने आ रही हैं, तो फिर उनको अपनी समझ को शार्पन करना पड़ेगा, उनकी अपनी समझ को
बेहतर करना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है तेजी से, जो इस राज्य की जरूरत है, क्योंकि जयराम महतो से झारखंड के युवाओं को बड़ी उम्मीदें। उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए जयराम महतो को कई मोर्चों पर जुटना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हेमंत सोरेन की मजबूत सरकार राज्य में बनी है, सरकार को आप क्या संदेश देंगे? इन्होंने बहुत सही, ये बड़ा सही साफ कहा, 2019 में जो वादे किए थे उन वादों को पूरा कर दें, तो वो झारखंडियों के हित में है। बाकी सवाल ऐसे कोई खास नहीं है। आपकी पहचान आक्रामक राजनेता के रूप में बनी है, इस पर क्या कहना है? आगे भी यही जारी रहेगा? अभी दरअसल राजनेता कह करके जयराम महतो को चढ़ाना नहीं चाहिए, नेता के तौर पर, आक्रामक नेता के तौर पर बनी। और वो जो है दरअसल ऐसे ही कह करके जब चढ़ा देते हैं तो उसमें दिक्कत हो जाती है। कई बार आदमी एरोगेंट हो जाता है, कई बार वो लगता है कि कॉम्प्लेसेंट हो जाता है, उसे लगता है अरे वाह मैं तो बहुत बड़ा लीडर बन गया हूं। और जैसे ही ये चीज आती है कि मैं बड़ा लीडर बन गया हूं तो फिर दिक्कत शुरू हो जाती है। जयराम में अभी वो बात नहीं है, लेकिन अगर ये चीजें धीरे धीरे लोग इनकलकेट कर देंगे उनमें तो फिर दिक्कत आ जाएगी उनके लिए। तो इन्होंने कहा है कि आक्रामकता हमें विरासत में नहीं मिली है। ये जो जवाब हैं ये खाली शब्दों के इधर उधर वो हैं। राजनेताओं के निकम्मापन ने हमें आक्रामक बना दिया। आक्रामक क्या कभी हमने किसी ठेला खोमचा मजदूर किसान पर दिखाया है? दरअसल आक्रामकता का मतलब दबंगई गुंडई नहीं होती है। आक्रामकता का मतलब कुछ और होता है। आक्रामक ये मतलब नहीं है कि गुंडई कर रहा है कोई। झारखंडी हित की बातें नहीं होने पर मुद्दों पर, दरअसल झारखंडी हित की बातें तीखे तरीके से करने या अपने हित की, जो भी समाज के हित की बातें, जहां भी आक्रामकता, राजनीतिक आक्रामकता क्या है कि जो राजनीतिक मुद्दे हैं उन पर तेज तर्रार तरीके से बात करना, हर तरह से उनमें अपने दखल देना, वो आक्रामकता होती है। यूथ ही आपकी ताकत व हिम्मत है, उसके लिए क्या तैयारी है? ये तो खैर फैक्ट्रियों को आमंत्रण देकर स्थापित करने की, युवाओं को कदम बढ़ाने के साथ ही बड़ी फैक्ट्रियों को आमंत्रण देकर, यहां भी क्लैरिटी नहीं है। यूथ के लिए रोजगार सृजन, लघु कुटीर उद्योग को लगाने के लिए युवाओं को कदम बढ़ाने के साथ ही बड़ी फैक्ट्रियों को आमंत्रण देकर, यहाँ एक, ये दरअसल इशू हैं, ये सारे जो यहाँ के इशू हैं इन पे क्लैरिटी होनी चाहिए, इन पे एक मोटा मोटा रोड मैप होना चाहिए कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे क्या करेंगे, तब राजनीति दूर तक जा सकती है। नहीं तो सुदेश महतो है ही है इस तरह के मॉडल। आपके अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए विशेष क्या है? इन्होंने दरअसल बिल गेट्स ने इन्होंने जवाब दिया है कि अपने विधानसभा क्षेत्र में डेवलपमेंट इकोनॉमी, आज के दौर में किसी काम को करने के लिए पैसा जरूरी है। बिल गेट्स ने अपने माइक्रोसॉफ्ट के शेयर को बेचकर 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन खरीदी थी। बिल गेट्स ने संदेश दिया कि जमीन ही सब कुछ है। मैं यहाँ प्रभात खबर को साक्षी मानकर वादा करता हूं, मैं अपने नाम से कोई जमीन नहीं लूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो 5 डिसमिल जमीन के लिए सोचा जाएगा। ये 5 डिसमिल जमीन के लिए क्यों सोचा जाएगा भाई? ये कंफ्यूजिंग, ये तो कुछ साफ ही नहीं है। विधानसभा क्षेत्र के लिए विशेष क्या होगा, ये नहीं साफ हो रहा है। क्या होगा भाई? आपको 3 करोड़ या 5 करोड़ जो भी विधायक निधि मिलती है वो तो मिलेगी ना, तो विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? उस पर बात करनी चाहिए थी। सरकार की योजनाओं, वो योजनाएं कैसे हैं उस पर बात करनी चाहिए थी। आपके यहाँ, आपके उसमें कोयलरीज हैं, उनमें क्या हो रहा है उस पर बात करनी चाहिए थी। तो वो सब बात नहीं है। फिर एक सवाल है कि शादी पर आप क्या विचार कर रहे हैं? तो शादी पर, तो इन्होंने, शादी एक व्यक्तिगत इच्छा, रजामंदी है। मैं अपने आप को वहां पा रहा हूं कि सामाजिक लोगों के बीच हमारे लोग बारात की तरह जश्न मना रहे हैं, और मैं विधायक हूं। आज भी नहीं लग रहा कि मैं विधायक हूं। बारात में दूल्हा घोड़ी पर होते हैं, लेकिन आज पूरी प्रदेश की जनता मेरे विधायक बनने पर घोड़ी पर चढ़ी हुई है। खैर, ये इंटरव्यू दरअसल इस बात को दिखाता है कि मैं अगर इसका लब्बो लुआब निकालूं, इस इंटरव्यू को पढ़ करके जो आपको मैंने सुनाया, जो बात की मैंने, इसका अगर लब्बो लुआब निकालेंगे तो हम ये कहेंगे कि जयराम महतो एक ईमानदार नौजवान है, जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है, झारखंड के लिए कुछ करना चाहता है। उसने पिछले कुछ समय से एक लड़ाई लड़ी है,
इश्यूज खड़े किए हैं, उन पर एक जनमत तैयार किया है या कोशिश की है, और अब वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, सत्ता की राजनीति में एक 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 दखल जबरदस्त तरीके से दे करके चीजों को बदलने की कोशिश करना चाहता है, कर रहा है। चुनाव लड़े, चुनाव में उसको सपोर्ट मिला है, लेकिन जयराम महतो को बहुत सारी चीजों पर अभी स्पष्टता की जरूरत है। इशू हैं, बेरोजगारी का इशू है, आसमान विकास का इशू है, खनिजों की लूट का इशू है, जंगल कटने का इशू है, लोगों की जमीन का इशू है, स्थानीयता का इशू है, रोजगार का इशू है, बहुत सारे इशूज हैं, खेती बाड़ी का इशू है। लेकिन ये इशू है, यहां तक तो ठीक है। ये इश्यूज का सॉल्यूशन जयराम महतो कैसे देखते हैं या इनका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, इसके लिए उनको अकेले कोई चीज नहीं सोची जा सकती। इसके लिए उनको कुछ लोगों को जोड़ करके उनको उनसे बात करनी चाहिए, उनसे रिपोर्ट तैयार करानी चाहिए, उन पर डिस्कशन होना चाहिए, और उस डिस्कशन के आधार पर चीजों को जयराम महतो को आगे कुछ लोग तैयार करने चाहिए अपनी पार्टी में, जिससे कि एक 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 सामूहिक लीडरशिप बने। कई लोग ऐसे हों जो इस तरह की बात कर सकते हों, जो सॉल्यूशंस निकल के आ रहे हों, जो रोड मैप बन पा रहा हो, वो जो लोगों को जोड़कर कमेटी बना करके जो रोड मैप बने, उस रोड मैप को नीचे तक लोगों को उससे अवेयर कराया जाए, उस पर एक जनमत तैयार किया जाए और उसमें हर तरह के लोग जोड़े जाएं। अगले 5 साल में अगर वो ये काम कर लेंगे, और पूरे राज्य में 2 चीजें हैं, भले जयराम महतो कहते हों कि वो टैग उन महतो की राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस राज्य में इस समय उनको सुदेश महतो यानी कुर्मी की राजनीति का करने वाला नेता माना जा रहा है और सुदेश महतो को रिप्लेस करने वाला नेता माना जा रहा है। ये टैग तब हटेगा जब वो भवनाथपुर से लेकर के पाकुड़ तक लोगों से संवाद करेंगे और सब लोगों के मुद्दों को पर बात करेंगे, उनको लेकर के, उनके सॉल्यूशंस को लेकर के एक रोड मैप बनाएंगे और उसके लिए ऐसे लोगों की एक टीम तैयार करें। सब कुछ एक ही आदमी नहीं कर सकता है, यह भी समझना पड़ेगा जयराम महतो को। तो अगर लंबी राजनीति करनी है, झारखंड में कुछ अपना टैग लगाना है कि भाई जयराम महतो जैसा एक नेता आया, उसने ये चीजें बदल के रख दी, तो उसके लिए आपको एक पूरी टीम कार्यकर्ताओं की, बौद्धिक लोगों की, जानकारों की, विशेषज्ञों की, उन सबके साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, उनको अपने साथ जोड़ना पड़ेगा और फिर उनसे सब चीजें लेकर के नीचे तक जाना पड़ेगा। और यह काम आपका होगा, नीचे तक जाने का। नीचे तक जाना पड़ेगा और अपने साथ सेकेंड रंग की एक लीडरशिप ऐसी तैयार करनी पड़ेगी, थर्ड रंग की एक लीडरशिप तैयार करनी पड़ेगी, मतलब जिले के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर, जो आप जो सोच रहे हैं, जो रोड मैप जिसको आप सही मान रहे हैं, उस रोड मैप के साथ वो भी अलाइंड हो और वही बात वो कर रहा हो। इसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि बड़ा खर्चा पानी लगना है। इस काम को उनको करना चाहिए, करेंगे झारखंड का भला होगा और जयराम महतो राजनीति में एक बड़ा नाम उभर के सामने आएंगे। नहीं तो आज से 8-10 सालों बाद, 15 सालों बाद फिर कोई राजन तिवारी ऐसे ही बैठा होगा और कह रहा होगा कि सुदेश महतो को, जयराम महतो को रिप्लेस करने वाला एक और आ गया कोई, जैसा पहले जयराम महतो ने सुदेश महतो को किया था। उससे बचना चाहिए। चलिए, तो आज की बात यहीं समाप्त करते हैं, घंटा भी हो गया है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नई बात के साथ। देखिए टाइगर कपड़े बंद करना जयराम माता तो हाली अभी कुछ ही विधायक लगी हो। कंटी को पढ़ा लिखा करिए ना, सोनी पढ़ा लिखा करता ना, हमारे बात क्यों सोनी विधायक बनवे, हमारे बात सोनी बनना। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।